मेरे दोस्त की बीवी मेरे सामने घूंघट में ही रहती थी, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त मुझे खाने के लिए अपने घर पर ले जाया करता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए एक सुंदर सी पायल लेकर गया। मैं अपने घर वापस आया तो अपने बीवी के पाँव में वही पायल देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं अगले ही दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए ही चला गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वो तो आज फिर शाम को धीरज मेरे सर पर खड़े होकर जिद कर रहा था कि मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे भाभी ने बिरयानी बनाई है। मैंने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि रोज रोज धीरज के घर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसकी बीवी मेरे सामने घूंघट में ही रहती थी और मैंने महसूस किया था कि मैं मौजूदगी में वो असहज महसूस करती है। लेकिन पता नहीं ये सब धीरज की नज़रों से कैसे छुपा हुआ था। वो हफ्ते में 2-3 बार ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ घर ले जाया करता था। धीरज और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे, हमारे बीच दोस्ती भी खूब थी। मेरी शादी हुई तब वो सिर्फ एक ही बार मेरे घर आया था। उसके बाद से उसने कभी मेरे घर में कदम नहीं रखा था। मैंने कहा, नहीं यार, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। धीरज ने कहा, क्यों? कारण बताओ। जरूर तुम्हें भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते होंगे। मैंने सोचा कि इस तरह से तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं कोई और ही बहाना बना लेता हूँ। मैंने ना मैं सर हिलाया और बोला, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे पापा की तबीयत खराब है, इसीलिए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वैसे भी आज घर में जाने में बहुत लेट हो गया। धीरज ने सर हिलाया और बोला, अच्छा ये बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, तुम चले जाओ। दरअसल मेरे माता पिता एक अलग घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी बीवी कंपनी की तरफ से दिए गए घर में रहते थे। खैर, मैं धीरज से जान छुड़वाकर ऑफिस से घर आ चुका था, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस समय मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ करता था। सुनैना और मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में मैं जब भी ऑफिस से घर लौटता था तो अपनी बीवी को घर पर ही पाता था। उसके इस तरह घर से गायब हो जाना मामूली सी बात थी। इसीलिए मैं चौकीदार के पास गया और बोला, भाई साहब, मैम साहब कहाँ गई हैं? कुछ बता करके गई हैं? चौकीदार ने बोला, साहब जी, वो रोज़ की तरह ही घर से निकल गई हैं, जल्दी वापस आ जाएंगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर ही दंग रह गया था। ये वो क्या कह रहा था? रोज की तरह घर से बाहर निकली थी तो क्या वो अक्सर घर से बाहर ही जाती है? तो मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? मैं बोला, भाई साहब, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, साहब जी, हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता कि घर के मालिक कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। जब मेम साहब आ जाएंगी तो खुद ही पूछ लेना। मैंने सिर हिलाया और अपने कमरे में वापस चला गया, लेकिन मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। मेरी बीवी कहाँ जा सकती थी? इसी तरह 2 घंटे बीत गए। तभी धीरज का फ़ोन आया। उसने कहा, अंकल का चेकअप हो गया क्या? डॉक्टर कुछ कह रहे थे। मैंने कहा, नहीं यार, पापा ने आज जाने से मना कर दिया था, वो किसी काम में बिजी थे। धीरज की आवाज़ में चिंता झलक रही थी। वो बोला, श्याम, तुम भी ये क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि अंकल जी का चेकअप करवाना है। धीरज की आवाज़ में नाराज़गी साफ झलक रही थी। मुझे भी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं बोला, क्या करता यार, पिताजी ने जाने से मना कर दिया। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया था। अब ये आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी बीवी कमरे में दाखिल हो गई थी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो बोली, श्याम, सॉरी, मैं घर में नहीं थी। आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने ना में सर हिला दिया और बहुत ध्यान से सुनैना के चेहरा देखने लगा। वो कुछ टेंशन में लग रही थी। मैंने कहा, सुनैना, कहाँ गई थी तुम? वो नज़रें चुरा कर बोली, मैं पड़ोसन के घर गई थी।
मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो गई है। मैंने सिर हिलाया और उससे कोई और सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई मेरी बीवी मुझसे नज़रें चुरा कर बात करे। खैर, उसने खाना बनाया, फिर हम खाना खाने बैठ गए थे। तो सुनैना कहने लगी, श्याम, आप तो पिताजी के डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले थे ना, क्या हुआ फिर? सुनैना की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मेरा पिताजी को अस्पताल ले जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उनका चेकअप की ज़रूरत थी। ये बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे ही बना ली थी, ताकि मुझे धीरज के साथ उसके घर न जाना पड़े और उसकी बीवी को भी किसी तरह की कोई परेशानी न हो। मैंने सुनैना की तरफ देखा और बोला, मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं पिताजी को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ? वो कुछ समय के लिए सोच में पड़ गई थी और फिर बोली, मैंने आपके ऑफिस में फ़ोन किया था, तब मुझे पता चला कि आप पिताजी को अस्पताल लेकर गए हैं। इसीलिए मैं अपने पड़ोसन के घर गई थी। मैंने अपना सिर हिला दिया। आज सुनैना बहुत अजीब सी लग रही थी। उसके चाल ढाल में बहुत फर्क था। मैं इन सब से बहुत परेशान हो गया था। मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी बीवी कहाँ जाती होगी? और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी बीवी पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। हालांकि सुनैना और मेरी शादी को केवल 2 साल हुए थे, लेकिन हम एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। सुनैना मेरे पिताजी की दोस्त की बेटी थी। हम दोनों की शुरू से ही बहुत अच्छी दोस्ती और प्यार था। सुनैना तो मेरे बिना सांस भी नहीं ले सकती थी। सुनैना मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब तो हमारी शादी हो चुकी थी, इसीलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तब धीरज मुझ पे नाराज़ हो गया था। वो बोला, कल तुम डिनर पे क्यों नहीं आए? मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम्हें पता है मेरी बीवी कितनी नाराज़ हो गई थी कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं। आप बिना वजह मुझसे मेहनत करवा दिए। मैंने कहा, यार धीरज, मैं भाभी की घूंघट का ख्याल करके नहीं आया था। वो घूंघट में रहती हैं। जब मैं तुम्हारे घर जाता हूँ तो मेरी मौजूदगी में उन्हें चेहरा छुपाकर रखना पड़ता है। मुझे उन्हें तकलीफ़ देना अच्छा नहीं लगता। धीरज कहने लगा, यार मेरी बीवी सिर्फ तुम्हारे सामने ही ऐसा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर जाता है तब भी वो ऐसा ही करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर बुलाना बंद कर दूं? मैंने ना में सर हिलाया और बोला, वो तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे और भाभी के बीच में झगड़ा हो। मेरी बात सुनकर धीरज हंसने लगा। वो बोला, अरे यार, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लगता है सुनैना भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की परमिशन नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी बीवी कहती है कि धीरज, मेहमानों को खाना खिलाने का भी भगवान इनाम देते हैं। मैं धीरज की बातें सुनकर एकदम से हल्का हो गया था और बोला, यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं ज़रूर चलूँगा। धीरज मेरी बात सुनकर खुश हो गया। मैंने सोचा था कि जब धीरज की बीवी मुझे खाने पे बुलाने से रोक देगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने घर साथ चलने के लिए कहेगा। इस बार धीरज ने कहा, तुम्हारी भाभी ने पाव भाजी बनाई है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो मैं ये सोचकर हैरान हो जाता था कि धीरज की बीवी को कैसे पता है कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर, धीरज ने मुझे बोला तो मुझे साथ जाना ही पड़ा था, क्योंकि मैं इस बार मना करके उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि पूरे ऑफिस में धीरज की सिर्फ मुझसे ही दोस्ती थी। मेरे अलावा भी उसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो उन्हें कभी भी अपने घर लेकर नहीं गया था। जबकि मेरे मना करने पर भी वो
मानता ही नहीं था। मैं धीरज के साथ उसके घर चला गया था। उसकी बीवी बहुत घबराई हुई सी थी। उसने काले रंग का ड्रेस पहना हुआ था और दुपट्टे से अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था। मैं भाभी की मौजूदगी में अपनी आंखें नीचे ही रखता था, लेकिन फिर भी जब वो कुछ बर्तन रख रही होती तो बर्तन के बजने की आवाज़ से साफ पता चलता कि बर्तन रखने वाले के हाथ कांप रहे हैं। खैर, खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाने के लिए बैठ गए थे। तभी मुझे सुनैना का ख्याल आ गया था। मैंने बोला, यार, तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होंगी। मैं उसे कॉल करके बता देता हूँ कि मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर धीरज के मुंह से निवाला फंस गया था। मैंने झट से उसे पानी का गिलास दे दिया था, लेकिन फिर भी उसकी खांसी बंद नहीं हो रही। फिर वो बोला, अगर तुम भाभी को छोटी छोटी बातें फ़ोन करके बताया करोगे तो उनके दिल में तुम्हारा रुतबा ख़त्म हो जाएगा। उनको ज़रा इंतज़ार करना के इंतज़ार की तड़प से ही मोहब्बत बढ़ती है। मैंने हंस दिया और बोला, बस बस, अपने विचार अपने ही पास रखो। हम दोनों में बचपन से ही बहुत प्यार है। धीरज की मुस्कुराहट एक क्षण के लिए फीकी पड़ गई थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी ही झलक नज़र आ रही थी जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और सुनैना का नंबर डायल किया था। तभी घंटी बजने लगी। तभी मैंने किसी का एहसास के कारण फ़ोन कान से सटा दिया था। ऐसा लगा था जैसे सुनैना का मोबाइल किचन में बजा हो, लेकिन अब आवाज़ बंद हो गई थी। मैंने फिर से फ़ोन कान पर लगाया और बोला, सुनैना कहाँ हो? सुनैना बोली, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो घर पर ही हूँ। आप मुझे बताओ कि आप कहाँ हो? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बोला, यार, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल मैं धीरज के घर पर आया हूँ। मैंने यही खाना खा लिया है, तुम भी खाना खा लेना। सुनैना ने हाँ बोला तो मैंने फ़ोन रख दिया था। खाना ख़त्म करके मैं अपने घर गया था। मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो किसी एहसास की वजह से एक पल के लिए रुक सा गया था। मैंने चौकीदार से पूछा, भाई साहब, आज मेम साहब कहाँ गई थी? क्या उसने कहाँ? में सर हिलाया और बोला, जी गई थी हुई थी, अभी 20 मिनट पहले ही आई हैं। मुझे आश्चर्य हुआ था क्योंकि मैंने 1 घंटे पहले ही सुनैना को फ़ोन किया था और वो मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। पता नहीं क्यों वो अपनी बातें मुझसे छुपाने लगी थी। जब मैं अपने कमरे में आया तो सुनैना अपना मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया और बोला, क्या बात है सुनैना, तुम बहुत नाराज़ लग रही हो। तो वो बोली, क्या बात, मैं अब नाराज़ भी नहीं हो सकती। आप हर दिन अपने दोस्त के घर चले जाते हो। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि आप मुझे टाल रहे हैं, अपने दोस्त का नाम लेकर कहीं और चले जाते हैं। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और बोला, सुनैना, ऐसा होता है कि इंसान को हर कोई अपने जैसा ही लगता है। धोखा वह खुद दे रहा होता है और इल्ज़ाम किसी और पे लगा देता है। ये सुनकर सुनैना का चेहरा पीला पड़ गया था। वो घबरा कर बोली, क्या मतलब आपका? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने हंसकर बोला, यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मेरी बात सुनकर उसकी बात गले में ही अटकी रह गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगी? मुझे तो आप पर हैरानी हो रही है कि एक तो आप बिना बताए घर से चले जाते हैं, फिर मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर बातें करते हैं। मैंने सुनैना का हाथ पकड़कर बोला, सुनैना, जब कोई बिना बताए घर से कहीं चला जाएगा तो क्या होता है? सुनैना कहने लगी, ये गलत बात होती है। पति पत्नी एक दूसरे के लिबास होते हैं, वो एक दूसरे के दराज होते हैं। उसमें ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे से हर बात शेयर किया करें। घर से बिना बताए जाना बुरी बात है। मैं बोला, जब पति बिना बताए घर से चला जाता है तब बुरी बात होती है। ये कानून दोनों पर लागू होती है। मेरी बीवी सुनते ही नाराज हो गई थी। उसने अपना हाथ
छुड़ाया और बाहर चली गई थी। वो कहने लगी, ना जाने धीरज के घर से क्या खाकर आते हैं कि आपकी बातें भी कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलकर बाहर क्यों चली जाती है। वो मुझे बहुत सीधे तरीके से बता भी सकती है कि सयाम, जब आपका फ़ोन आया था तब मैं घर पर नहीं थी, मैं अपने सहेली के घर पर गई थी। या फिर वो जाने कहाँ पहले मुझे एक मैसेज तो भेज सकती थी। फिर वो मेरे सामने ऐसा बर्ताव करती है कि वो कभी घर से बाहर ही नहीं जाती है। आज मैं सुनैना के साथ इस तरह की बातें घुमा फिरा कर इसीलिए कर रहा था कि शायद वो घबरा कर मुझे पूरी सच्चाई बता दे, लेकिन वो तो उल्टा मुझ पर ही दोष डाल गई थी। इसका मतलब ये था कि सुनैना जहाँ जाती है उसके बारे में मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मेरी बीवी कहाँ जाती है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है। मेरी बीवी की सुरक्षा मेरे लिए सबसे ऊपर थी। मैंने सोचा कि मैं खुद पता लगा लूं, इसीलिए मैं चौकीदार की मदद लेने के लिए फैसला किया था। सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं चौकीदार को इशारा करके घर के बाहर बुलाया था। मैं बोला, भाई साहब, मेम साहब कितने बजे घर से बाहर निकलती हैं? वो सोच में पड़ गया। वो बोला, वो घर से तभी निकलती हैं जब आपके ऑफिस की छुट्टी का समय होता है, और भगवान की करनी यही होती है कि उस दिन आप भी घर से देर लौटते हैं, लेकिन आपको आने से पहले ही मेम साहब घर पे आ जाती हैं। मैंने चौकीदार के धन्यवाद दिया और बोला, अपनी कार में आकर बैठ गया। चौकीदार ने मुझे जानकारी दे दी थी। उससे ये मालूम होता था कि किसी न किसी तरह से सुनैना को पहले ही पता चल जाता होगा कि मैं धीरज के घर जाने वाला हूँ। अब सोचने की बात यह थी कि अगर मैं अपनी बीवी को अपने बारे में नहीं बताता तो उसे मेरी इस बारे में कौन बताता होगा। मुझे सुनैना के अंधा विश्वास था, इसीलिए मैं मान ही नहीं सकता था कि वो मुझे किसी तरह धोखा दे रही है। लेकिन फिर भी ये सारी बातें मुझे परेशान करने वाली थी। अब मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। मैं इन दिनों बड़ा परेशान सा रहने लगा था। धीरज को भी मेरी परेशानी का एहसास हुआ था। वो बोला, क्या बात है सयाम, तुम आजकल बड़ी परेशान लग रहे हो। अब मैं भला उसे क्या बताता कि मेरी बीवी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मुझे उसकी चिंता सताती रहती है। मैंने बात बना दी और बोला, बस पिताजी की वजह से दुखी हूँ। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही नहीं होता है। और ये बात सच भी थी। धीरज कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैं बोला, मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन करके पूछा था। उसने बताया कि वो हर समय साये की तरह पिताजी के साथ रहता है। पिताजी की दवाई भी बदल दी गई है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे हैं। धीरज बोला, ये तो बेहद चिंता का विषय है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएं। तुम मेरे साथ चलो, हम जरा मार्केट में चलते हैं। आज मेरी बीवी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। थोड़ा मार्केट घूम भी लेंगे तो तुम्हारा मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मैंने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। मगर वो धीरज ही क्या जो मेरी बात मान लेता। वो तो जिद करने लगा और मुझे अपने दोस्ती की कसम देने लगा। मैं नाराज हो गया और बोला, यार क्या तुम हर समय छोटे बच्चों की तरह जिद करते रहते हो? कभी कभी दूसरों की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। धीरज ने कहा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, क्योंकि मुझे गिफ्ट लेने का कोई अनुभव नहीं है। मैं भारी मन से उसके साथ चल पड़ा था। लेकिन सच कहूँ तो आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो तो गम की तरह चिपक ही गया था। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब मेरी दोस्ती धीरज से हुई थी। वो बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। उसे दूसरे लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं था। वो तो चाहता था कि सिर्फ उसकी ही बात सुनी जाए।
मैं अपने घर के हालातों के कारण बहुत चिंतित था। ऊपर से धीरज ने मेरे नाक में दम करके रखा था। ऑफिस में और भी उसके बहुत सारे दोस्त थे, मैं अकेला ही नहीं था। फिर भी न जाने वो मुझे ही हर जगह अपने साथ क्यों लेकर जाता था। आज हम मार्केट गए तो वो कहने लगा कि मैं अपनी बीवी के लिए पायल लेना चाहता हूँ। डिजाइन पायल पसंद करने में तुम मेरी मदद करना, मैं भी जल्दी घर जाना चाहता हूँ, इसीलिए उसकी मदद करने लगा। तभी मेरी नज़र एक खूबसूरत पायल पर पड़ी। वो इतनी मस्त थी कि देखकर ही दिल खुश हो गया था। मैंने कहा, ये ले लो, भाभी को पसंद आएगी। धीरज ने मेरे पसंद की पायल खरीदी थी और फिर हम घर आ गए थे। आज सुनैना घर पर ही थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि आजकल मैं इतना परेशान रहने लगा था कि खुश होना ही भूल गया था। सुनैना मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। वो कुछ देर इधर उधर की बातें करती रही, जबकि मैं हाँ में ही जवाब दे रहा था। फिर वो बोली, श्याम, धीरज के साथ आपकी दोस्ती कैसे हुई? मैं उसके सवाल से चौंक गया था। अब मुझे एहसास हुआ था कि जब से सुनैना को मेरी शादी हुई थी, वो किसी न किसी तरह बातचीत में धीरज को ले ही आती थी और मुझसे उसके बारे में सवाल पूछती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि वो धीरज को इस तरह क्यों दिलचस्पी लेती है। मैंने कहा, धीरज से मेरी दोस्ती 1.5 साल पहले ही हुई थी। हमारी शादी के बाद मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। मुझसे पहले ऑफिस में कई लड़के उसके दोस्त थे, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया है। अब तो हर समय वो मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर भी लेकर जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ, वो इसीलिए क्योंकि उसकी बीवी हर दम घूंघट में ही रहती है और मुझे रोज़ रोज़ उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये धीरज तो मेरी बात समझता ही नहीं है, वो हर बात में मेरे से जिद करता है। अब मैं उससे थक चुका हूँ। सुनैना झट से बोली, किसी की ईमानदारी और प्यार से तंग नहीं होना चाहिए। खुशनसीब इंसान वो होता है जिसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने सिर हिला दिया था। आज मैंने सुनैना को धीरज के बारे में विस्तार से बता दिया था। तभी सुनैना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, श्याम, अगर आपको कभी पता चले कि धीरज ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? सुनैना के इस सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने कहा, किस तरह का धोखा? बिजनेस में या फिर निजी जिंदगी में? सुनैना ने बोली, निजी जिंदगी में। मेरा मतलब है कि आपका दोस्त आपके हक पे डाका डाले तो आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो और आप धीरज को वो आपसे छीन ले तो आप क्या करेंगे? सुनैना के इस सवाल ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। धीरज और सुनैना की कई सारी पहेलियां एक दूसरे से मेल खा रही थी और अब ये उसका ये सवाल। मैंने कहा, सुनैना, जो चीज़ मेरी होगी वो चीज़ मुझे छोड़कर कभी धीरज के पास नहीं जाएगी। सुनैना बोली, फिर भी यदि ऐसा कभी हुआ तो आप धीरज के साथ कैसा सलूक करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती ख़त्म कर देंगे? मैंने बेचैन होकर बाजू बदल दिया और बोला, क्या तुम बेकार के सवाल कर बैठी हो? उठो, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। सुनैना बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वो बिना कुछ कहे किचन में चली गई। मैं अंदर ही अंदर जलता रह गया। अब मैं चाहता था कि मेरे सामने सब कुछ पूरी तरह से खुलकर आ जाए, लेकिन मेरे साथ कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैंने सोच लिया था कि इस राज पर पर्दा उठाने के लिए मैं हद से आगे निकल जाऊंगा। अगर इसके लिए मुझे सुनैना पर सख्ती का रुख अपनाना पड़े तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोचकर बैठी है। वो मुझे खुला इशारा देना चाहती है।
हुआ ये कि जब मैं अगले ही दिन ऑफिस से वापस लौटा तो ये देखकर जान ही निकल गई कि सुनैना ने ही वो पायल पहनी हुई थी जो धीरज ने कल मेरे साथ लाख जाकर अपनी बीवी के लिए लेकर आया था। मैं इस पायल को देखकर दंग रह गया। अब मुझे समझ आ गया था कि धीरज और सुनैना का आपस में कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। मैंने कहा, सुनैना, तुमने इतनी खूबसूरत पायल कहाँ से ली है? ये तो तुम्हारे पाँव में बहुत अच्छी लग रही है। मैंने जानबूझकर उसे जल्दी वाले अंदाज में कहा था ताकि सुनैना को कुछ तो समझ में न आए। वो मुस्कुराकर बोली, सयाम, आप ऑफिस चले जाते हैं ना, तब मैं अक्सर अपने सहेली के घर चली जाती हूँ। उसी सहेली ने मुझे दी है। मैंने सिर हिला दिया था। अब मैंने पूरा प्लान सोच लिया था। इसीलिए अगले दिन जब मैं ऑफिस चला गया तो धीरज से बोला, आज मैं तुम्हारे घर डिनर पर चलूँगा। अपनी बीवी से कहो कि कुछ अच्छा सा खाना बना दे। धीरज बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत थोड़ा दूर जाकर अपने बीवी को फ़ोन किया। छुट्टी होने का 1 घंटा बाकी था तब मैं धीरज को बिना बताए चोरी छुपे ऑफिस से निकल गया था और उसके घर की ओर बढ़ने लगा था। उसके घर पहुंचते ही मैंने अचानक से दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। तभी सामने का मंजर देखकर तो मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी, क्योंकि वहाँ तो मेरी बीवी सुनैना बैठी थी। सुनैना मुझे देखकर बहुत डर सी गई। मैं आगे बढ़ा और बोला, सुनैना, तुम और यहाँ तुम कैसे जानती हो इन लोगों को? सुनैना रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, श्याम, मेरी बात सुनो। मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। श्याम, तो आप तो जानते हैं कि आपके पिताजी के दोस्त के यहाँ से 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी। दोनों के रंग एक रूप एक जैसा था। आपकी सुनैना की सगाई हो चुकी थी। वो भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की तारीख तय हो गई तो वो थोड़ी घबरा गई थी। मुझे उस पर शक हुआ कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई। जब शादी का दिन आया तो सुनैना घर से भाग गई। उसने एक खत लिखा था जिसमें उसने ये बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती है और उसी के साथ भाग कर जा रही है। ये सब पढ़ने के बाद तो घर वालों पर कयामत आ गई थी। पिताजी ने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा, पल्लवी, तुम हमारी इज्जत बचा लो। सुनैना की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। और मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं दुल्हन बन गई और आपके साथ विदा होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने ये नाटक रचाया कि पल्लवी की एक लड़के के साथ भाग गई है। मैं बेकसूर थी, लेकिन फिर भी घर वालों ने मुझे ही मार दिया। मैं तब से आज तक सुनैना बनकर आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन धीरज खाने पर घर आया हुआ था। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन मेरी शक्ल सुनैना से मिलती जुलती होने से पहचान गया था। घर जाकर उसने उस सुनैना का उससे का जिक्र किया तो सुनैना ने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारा फिर से संपर्क हुआ और धीरज आपको इसीलिए ज़बरदस्ती अपने घर ले जाया करता था ताकि मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाए। आप और धीरज लाउंज में बैठे हुए थे जबकि सुनैना और मैं उसके कमरे में बैठे थे। फिर मैं पिछले दरवाजे से निकलकर आपके पहले ही घर पहुंच जाती थी। मैं आपके ऑफिस टाइम के इसीलिए घर से निकल जाती थी कि कहीं आप अचानक से घर ना आ जाएं। घर जाते ही मुझसे पूछताछ करते कि कहाँ गई थी, तब मैं आपको क्या जवाब देती थी। खैर, जिस दिन आपको सुनैना के घर जाना होता था वो फ़ोन करके आपसे पहले ही मुझे बुला लेती थी, इसीलिए आपको कभी भी पता न चल सका। इतनी देर में सुनैना भी किचन से निकलकर बाहर आ गई थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी। वो बोली, मुझे माफ़ कर दो श्याम, मैं धीरज से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत किसी और के साथ और रहती किसी और के साथ तो ये बहुत बड़ा अन्याय होता।
आपके साथ, इसीलिए मैं घर से भाग गई। आपको पल्लवी के रूप में मुझसे अच्छी बीवी मिल गई है। प्लीज़ मेरे किए की सज़ा इसे मत दीजिएगा। मैंने पल्लवी का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले गया था। मैंने धीरज से बात करना बंद कर दिया, जबकि पल्लवी हर दिन मुझे समझाने की कोशिश करती है। मैं चाहती है कि मैं धीरज और सुनैना के साथ सुलह कर लूं, लेकिन मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? धीरज और सुनैना को माफ़ कर देना चाहिए या उनसे अलग हो जाना चाहिए? दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।